हेलो डियर ऑल, मैं चंद्रभान प्रसाद और चंद्रभान प्रसाद ऑफिशियल पर आपका स्वागत है। आज मैं लखनऊ में हूँ और लखनऊ में एक ऐसी दलित शख्सियत से आपका परिचय कराना चाहूँगा जिनको दलित आंदोलन अपना एटीएम मानते थे। जब पैसा नहीं है तो एमएल आर्या साहब के यहाँ चलो, वहाँ पैसा मिल जाएगा। घर जाने के लिए किराया, कोई इंटरव्यू देने वाला है उसको रहने के लिए व्यवस्था। बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स यहाँ पर इनके घर में रुके हैं और मेरे लिए तो इनका दरवाज़ा हमेशा खुला ही रहता था। आप पीडब्ल्यूडी से एक्शन होकर रिटायर हुए हैं और समाज में बड़ी मान्यता है। मुझे याद है जब दलित फंक्शंस होते थे तो इनकी वाइफ और उनके और भी कई कलीग थे, ब्लू कलर की साड़ी पहन के जाते थे ये लोग। और जब हम लोग आंदोलन किए थे तो उसमें तो बच्चों को पूरी सब्जी, हर तरह की मदद, जेल से लेकर के आंदोलन तक। तो मैं कुछ 100-150 ऐसे अपने समाज के आइकन्स, जिनको मैं कहूँगा, के विचारों को रिकॉर्ड कर लेता हूँ। लोगों को मैं इसको डिस्प्ले भी करूँगा, अपलोड भी करूँगा अपने चैनल में, ताकि समाज में इन लोगों का अनुभव जो है हमारे बीच में रहे और समाज इनसे प्रेरणा ले। एमएल आर्या साहब, बहुत बहुत स्वागत हो आपका। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत दिन बाद मिलने पर बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी सेहत बहुत अच्छी है, बहुत फिट हैं आप। सर ये बताएं, मुझे मालूम है कि आप के परिवार में अच्छी ज़मीन वगैरह थी, लेकिन ये बताएं कि अगर फीस माफ़ी नहीं होती और वजीफ़ा नहीं का सिस्टम नहीं होता, तो आपके समय में अगर 100 दलित बच्चे हाई स्कूल पास कर रहे हैं तो वजीफ़ा ना होता, फ्रीशिप नहीं होती, तो कितने बच्चे 100 में से ड्रॉप आउट कर जाते? बहरहाल हम तो नहीं कर पाते खुद ही, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी इतना नहीं था कि हम बहुत अच्छे स्कूलों में जा सकते थे। सरकारी स्कूल में ही, मतलब खेती होने के बावजूद भी हम प्राइमरी स्कूल सरकारी, जूनियर स्कूल सरकारी, और जो इंटरमीडिएट वाली था जो लोग बना लेते थे वैसा गवर्नमेंट एडेड। इसको बंद कर दीजिए। हाँ। तो हम उसमें एडेड स्कूल पढ़े और उससे और बड़ी एजुकेशन में जा नहीं पाए, क्योंकि बहुत पैसा चाहिए था। पैसा इतना था कि घर बार काम अच्छा चल जाता, तो उस तरह ये नहीं था आप कोई बहुत बड़े अच्छी जगह जा सके पढ़ने, वो स्थिति फिर भी नहीं थी। और तो वही स्थिति इतनी रही, हमने तमाम हमारे ज़िले के लोग थे जो पढ़ लिख के आगे बढ़े, वो भी गिने चुने लोग थे, गिने चुने। और स्कॉलरशिप फीस माफ़ी की बदौलत पढ़ पाए। फीस माफ़ी थी, वजीफा और मिलता था। हम लोगों को छठे से अंत तक वजीफा मिला है। छठे शुरू हुआ, अंत तक वजीफा मिलता है। अच्छा, मैं जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था, आपको जानकर ताजुब होगा या आपने सुना भी होगा, वजीफा और फीस माफ़ी बाबा साहब ने 1944 में इसको लागू करवा लिया था, जब वह लॉर्ड लिनलिथगो के कैबिनेट में मंत्री बने थे, तो उन्हीं से मनवा लिया था, संविधान बनने के बहुत पहले। जी, बहुत चीज़ें उसी तरह हुई। हाँ, तो सर मैं ये आपका विचार जानना चाहूँगा कि तब प्राइमरी से लेके या कम से कम कक्षा 6 से लेके यूनिवर्सिटी तक फीस माफ़ी वजीफा पक्का मिलता था। जी। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हाँ, कहीं जाओ जब आप भी इंजीनियरिंग किए होंगे। हाँ, मिला था। हाँ, मेल था, बुक्स एड अलग मिलती थी, अलग से मिलती थी ना। बुक बैंक चला था। हाँ, बुक्स एड के नाम पे अलग पैसा आता था। तो जो पहले सबको मिलता था अब नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। तब भारत गरीब था। हाँ जी। आज भारत अमीर है, 4 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी लोग क्लेम कर रहे हैं। ये अब
मैंडेटरी नहीं है कि हर बच्चे को मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, नहीं मिल रहा है। इस पर दलित समाज में गुस्सा क्यों नहीं है? गुस्सा ये है कि अभी इस समय हमारे लोगों में बहुत ज़्यादा, मीटिंगों में तो बात होती है लेकिन पब्लिक में इतना अवेयरनेस अभी नहीं आई जो इस पर लोग इतना चिल्लाएं। क्योंकि जो लोग जैसे मंत्री हैं समाज कल्याण के, वो शुल्कास्ट के हैं, असीम अरुण, और हम लोग उनसे मिलना चाहते हैं, बात करते हैं, तो वो भी अपने अक्षम पा रहे हैं कि सबको वजीफा दिलवाएं। नहीं कर पा रहे, मंत्री होते हुए भी नहीं कर पा रहे, नहीं मिल रहा वजीफा। आपको तो अब पता ही होगा कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट पर हो रही हैं, और सभी में हो रही है, संविदा पर। हाँ सभी में हो रही है। पब्लिक सेक्टर धीरे धीरे कमजोर हो रहा खत्म है। हो गया, खत्म कर दिया इन्होंने। अगर इस पर रोक नहीं लगी तो 2035 तक दलित मिडिल क्लास का भविष्य कैसा होगा? बहुत अंधकार में होगा, क्योंकि नौकरी उन्हें मिलने ही नहीं है। क्योंकि स्थिति यहाँ तक है कि जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो भी उसी से संविदा के माध्यम से घुस रहे हैं, जिसमें संविदा वाला 25,000 में लगवाता है और पैसा 25,000 सरकार से लेता है और उसको 15,000 देता है जो लगा है। क्योंकि पैसे से सरकार नहीं देती संविदा वाले को, वो ही देता है संविदा वाला, कॉन्ट्रैक्टर। हाँ, और वो 25,000 लेगा, इन्हें 15,000 देगा। ये स्थिति है। तो इस सवाल पर दलित समाज में गुस्सा क्यों नहीं है? अब एक्चुअली पॉलिटिकल स्टेज में जो होना चाहिए वो नहीं है। अब सोशल लेवल पे तो बातें उठती हैं, लेकिन सामूहिक रूप से अब कोई इसके लिए भी आंदोलन नहीं शुरू है। मीटिंगें होती हैं, हम लोग कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनमें चर्चा होकर रह जाती है। तो ये एक सवाल मैं आपसे एक पूछना चाहूँगा कि मनुस्मृति में जो दलितों के खिलाफ एक सबसे बड़ा प्रतिबंध, 2 प्रतिबंध हैं जी। एक तो ये कि दलित समाज यानी अछूत गांव से बाहर रहेगा जी। तो पूरे भारत में अछूत गांव से बाहर रहता है जी। दूसरा, अछूत को धन दौलत बनाने की आज्ञा नहीं है जी। जी। इस सिस्टम में। जी। तो दलितों में धन दौलत पैसे बिजनेस से आएगा ना। जी। जी। दलितों में बिजनेस बनाने का क्रेज क्यों नहीं बन पा रहा है? जी, असल में बिजनेस करने के लिए का तो पैसा चाहिए। जिनके पास पैसा है वो दूसरी लाइन में भाग रहे हैं, अधिकतर के पास पैसा ही नहीं है। जिनके पास पैसा है वो और चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं, बिजनेस तरफ का दिमाग ही नहीं है। बच्चे को और करेंगे, अपना पॉलिटिक्स में जाएंगे या और अपना घूमने फिरने में लगे रहते हैं। इधर सोचे नहीं बिजनेस तरफ। जिन लोगों ने बिजनेस तरफ सोचा वो उठ गए हैं। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने बिजनेस तरफ सोचा है। जिन्होंने सोचा वो थोड़ा आगे बढ़े हैं, लेकिन अधिकतर लोग सोचे ही नहीं ऐसी। बाबा साहब महापरिनिर्वाण के पहले अपने घनिष्ठ मित्र नवल भथाना से मिल रहे थे जी। और और उनको एहसास था कि तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो वो कह रहे थे भथेना साहब से कि कृपया मेरे बेटे यशवंत और भतीजे मुकुंद, मैं समझता हूँ नाम था, इनके लिए कोई बिजनेस ढूंढ देना और गाइड करना इनको। जी। तो दलित समाज में जो लोग नारा लगाते हैं, बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा, जी। तो दलितों में बिजनेस को बढ़ाने के लिए आंदोलन नहीं हो रहा है, ये सच्चाई है। इसका क्या कारण हो सकता है आपके हिसाब से? जो लोग, अधिकतर लोग समाज के तमाम तरह की ग्रुप्स में बट गए हैं, कुछ किसी पॉलिटिकल पार्टी पीछे को, तो सब लोग अपना जीवन यापन किसी तरह चलता रहे, इसमें समय गंवा रहे हैं। पढ़े लिखे लोग भी हैं, अपने रिटायर अधिकारी भी हैं, वो भी इसी काम में लगे हुए हैं कि हम किसी तरह अपना धंधा पॉलिटिक्स में जाके चला लें। उन्हें भी समाज की कोई चिंता नहीं है, मुख्य कारण ही है। अच्छा, एक बात मैं जानता हूँ, पहले जब बरेली में पोस्टिंग थी तो एक बहुत महान दलित लीडर को अपनी फिएट कार से आप इस शहर से उस शहर ले जाते थे। जी। जी। तो परिवार में इस पर क्या चर्चा होती थी?
परिवार मैडम वाला- क्या कहती थी? मैडम को तो उन दिनों ये बहुत प्रसन्न होते थे जब वो लोग घर पे आते थे तो उनको खिलाने पिलाने में बड़ा बड़ा गर्व महसूस होता था और आनंद सब लोगों को खिलाते रहते थे। ये उस समय की सोच थी महिलाओं में, परिवार में, इवन बाल बच्चे भी सब उनकी सेवा में लग जाते थे और किया। और ऐसे तभी उन लोगों ने समाज के लिए कुछ काम कर पाए वो लोग। मतलब परिवार से आपका सहयोग था। बहुत सहयोग रहा। मैडम अभी आई हैं जो यहाँ पर बिस्किट रख के गई हैं, तो चाय लेने गई हैं, हमने कहा चाय मत लाइएगा। ये लोग आपको रोकते नहीं थे? रोकते नहीं थे, बड़ा हमेशा कहे आप बढ़िए आगे, हम लोग आपके साथ हैं। और आज समाज में जो लोग हमको जानते हैं या समाज में इज्जत करते हैं, उसका कारण हमारा परिवार और पत्नी ही है, जिनकी वजह से हम लोग। मुझे अच्छी तरह से याद है कि आपने अपने कलीग्स के मदद से लखनऊ के दारुल सफ़ा में एक फ्लैट अलॉट करवाया था, जहाँ पर 2 बेडरूम की फैसिलिटी बनाया था। जी जी। कि उत्तर प्रदेश के दलित ऑफिसर्स या नेता या जो भी लोग हैं लखनऊ में आए, अगर रहने की ज़रूरत पड़े तो यहाँ रुकते थे जी, रुक सकते थे। तो उसका क्या अभी स्थिति है? जब मैं उसमें जब अधिकारी कल्याण परिषद में जब मैं जनरल सेक्रेटरी था तब तक वो चला और सब लोग आके रुकते थे, मेंटी रही। उसके बाद मैं जब वहाँ हटा, मेरा ट्रांसफर जो हो गया, जो दूसरे लोग आए उन्होंने इसमें जा काम नहीं किया उस संघ के लिए, तो धीरे धीरे वो ख़त्म हो गया। और जो आवंटित था कार्यालय के नाम से 145 दारुल सफ़ा, वो अलॉटमेंट भी ख़त्म हो गया और वो एसोसिएशन भी लोगों के सक्रिय न होने का वो भी समाप्त हो गई। आज की तारीख कोई एसोसिएशन नहीं है। आर्या सर, आप हरदोई के शाहजहाँपुर के रहने वाले हैं। ये अपनी सैलरी का कितना % आपने चंदा दे दिया होगा? इसका कभी हिसाब तो नहीं लगाया, लेकिन जब भी कभी ज़रूरत पड़ती थी समाज के काम के लिए हम लोग कर जितना कर पाते करते रहे। हफ्ते में कितने लोगों को चंदा देते थे आप? हम लोगों को छोड़ करके, हम लोग तो किसी भी समय ले लेते थे। नहीं, ये कभी हिसाब नहीं रखा। हाँ। लेकिन कभी कोशिश ये करते कोई निराश न जाने पाए, ये हमेशा प्रयास रहा। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो आधुनिक जो पीढ़ी है दलित अफसरों की, कर्मचारियों की जी, ये चंदा देने में थोड़ी खुलकर नहीं देते हैं। इसका वजह क्या मानते हैं? मुझे तो लगता है पता नहीं क्या घबराहट है। अब मैं आपको बताऊं कि जब हम 2002 में 1 से 2001, 2, 3 तक बरेली थे, तो हम लोगों ने, अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने मिलके एक छात्रावास बना दिया था वहाँ गरीब छात्रों को मुफ्त में रहने के लिए, और ज़मीन खरीदी और 40 कमरे बनाए। 40 कमरे? 40। और उसमें बाबा साहब बहुत सुंदर मूर्ति संगमरमर में लगी हुई, उसमें 150 बच्चे फ्री ऑफ कास्ट रहते हैं। और प्रोविज़न ये कर दिया वाइलाज में कि आज जब भी ये तक ये संस्था है, बच्चे फ्री रहेंगे, कभी कोई किराया नहीं लिया जाएगा। वो संस्था वो चल रही है और उसमें बच्चे फ्री रहते हैं। अब चूँकि 2 मंजिला बना हुआ है और उसके ऊपर एक बड़ा सा लाइब्रेरी बनाने के लिए प्रयासरत हैं। उसके लिए सब लोग अधिकारी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं ताकि उस लाइब्रेरी में इतनी किताबें हों, लोग कंपटीशन के लिए भी तैयारी कर लें, और जो भी चाहे व्यवस्था हम लोग कराने जा रहे हैं। हमें ये भी पता चला है, एक दोहरे साहब हैं, इंजीनियर हैं, बहुत बड़े दानी आदमी हैं, राम प्रकाश, इंजीनियर राम प्रकाश जी। और आप लोगों ने मिलकर एक संस्था लखनऊ में बनाई है कि अगर कोई लड़का बहुत पढ़ाई में तेज है, मेडिकल डॉक्टर, कहीं MBBS में एडमिशन हो गया है, लेकिन पढ़ने में थोड़ी परेशानी, पैसे की कमी महसूस हो रही है, तो उससे आप लोग उनको हेल्प करते हैं। वो क्या है संस्था? वो एक्चुअली एक समय ऐसा था कि जब हम लोग सुनने मिलता था, कभी कभी संपर्क में आ जाते थे लोग कि गरीब बच्चों ने अपनी मेहनत से करके वो उनका CPMT, उस समय CPMT हुआ करती थी, तो उसमें सिलेक्शन हो गया। इंजीनियरिंग में मेहनत करके बच्चों ने अपना सिलेक्शन हो गया,
लेकिन जब एडमिशन लेने गए तो उनके माँ बाप का इतना पैसा नहीं होता था कि वो फीस जमा करके एडमिशन ले पाएँ, तो सिलेक्शन के बाद भी उनकी सीट छूट जाती थी। जब ये बात हम लोगों के प्रकाश में आई तो हम लोगों ने इकट्ठे होकर एक संस्था बनाई, उसका नाम रखा अम्बेडकर ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अम्बेडकर ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उसमें तमाम अधिकारी सब जुड़े और सबने 10-10 हज़ार रुपये इकट्ठे किए, तो उसमें 50, 60, 70 लाख रुपए इकट्ठे हुए और उसमें 70 लाख इकट्ठे हुए। हाँ, और उससे निर्णय लिया गया कि जो भी बच्चा MBBS या इंजीनियरिंग में सिलेक्ट होगा और गरीबी कारण जमा नहीं कर पा रहा है तो पूरी की पूरी फीस ये हमारा संस्थान ये जो अम्बेडकर ट्रस्ट ऑफ इंडिया जमा करेगा। जब तक वो पढ़ेगा तब तक मदद करते रहेंगे। जब वो नौकरी पढ़ लिख के नौकरी पा जाएगा तो आसान किस्तों को वापस करेगा ताकि दूसरों की मदद होती रहे। तो बहुत से ऐसे बच्चे जो MBBS करके निकले हैं, यहाँ की सहायता पाके नौकरी पा रहे हैं, वो अब उसका वापस भी कर रहे हैं। इसी तरह इंजीनियरिंग में भी बच्चे निकले हैं, वापस कर रहे हैं। अब ये कार्यक्रम अभी चल रहा है। तो सर आर्या सर, इस तरह की कोई और भी संस्था आप जानते हैं यूपी में? मेरी जानकारी में नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि आप तो पूरा उत्तर प्रदेश जानते हैं। नहीं, जानता हूँ जो इस तरह की संस्थाएं लोग अपने अपने लोकल लेवल बनाए होंगे, जिसकी जानकारी हमें विशेष रूप से नहीं है। मैं पूरा देश घूमता हूँ। हाँ, इस तरह की संस्थाएं नहीं हैं। हाँ, क्योंकि डिटेल हमको नहीं मिला, लेकिन लोकल लेवल पर लोग संस्थाएं बना के मदद करते हैं। जैसे हम लोगों ने बरेली में छात्रावास के माध्यम से मदद की। अब मैं वहाँ जाता हूँ, कभी लोग मिलते हैं मीटिंग में छात्रावास में, तो वहाँ एक डिमांड उठ रही, साहब ऐसा ही छात्रावास लड़कियों के लिए बनवा दीजिए। हैं, तो चूँकि अब मैंने संपर्क किया वहाँ के तमाम अधिकारियों से जो नौकरी पेशा में आए, जो मदद कर सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग थे तो नौकरी तनख्वाहें बहुत कम थी, आज तनख्वाहें बहुत ज़्यादा हैं। आज आदमी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है, तनख्वाहें इतनी हो गई। तो लेकिन उनमें ज़्यादा बहुत कम लोग आज मदद करते हैं, अधिकतर लोगों में पता नहीं रुचि नहीं है। अच्छा सर, कोई आप जैसे प्रयास से इस तरह का संगठन बनाया आपने, कोई छोटा मोटा बैंक दलित लोग क्यों नहीं बना पाते हैं? बैंक बनाने के लिए तो चूँकि इतना सामूहिक लोग इकट्ठे होकर पैसा इकट्ठा करें तो तब इस पर सोचा जा सकता है, लेकिन वो स्थिति अभी तक लखनऊ में तो नहीं आई। सर, आपको क्या ऐसा लगता है कि जहाँ तक पैसे का सवाल है जी, अपने समाज में लोग एक दूसरे पर ज़्यादा भरोसा नहीं रखते हैं? ये सच्चाई है। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि अधिकतर लोगों ने एक दूसरे को धोखा दिया है। ये बात अभी तक ये समाज अच्छी तरह समझ नहीं पाया कि हम जब तक मिल के और ईमानदारी समाज के लिए काम नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन जब कभी काम करते हैं तो इसमें कुछ बेईमान लोग घुस जाते हैं, जिससे संस्था में गड़बड़ी आ जाती और गाड़ी बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाती है। कुछ लोगों की समाज के प्रति ईमानदारी ना होने का तमाम दिक्कतें आ रही हैं। तो आपको कभी यह बात याद आती है कि आप लोगों के मदद से जो एक लखनऊ में छोटा सा आंदोलन खड़ा हुआ था जी, तो माध्यमिक विद्यालयों में दलितों को टीचर्स की भर्ती का पहली बार आरक्षण लागू हुआ। जी जी, और आज हजारों दलित टीचर बन गए जी। तो कभी इसकी याद आती है आपको, किस तरह से आप इतना लोग पैसा इकट्ठा करते थे और 500-500 लोगों के लिए दारुसफा पर खाना की व्यवस्था होती थी? उसको बस याद करके मन प्रसन्न होता है। और जो उसमें जुड़े हुए थे, जैसे आप और आपके साथी तमाम थे जिन्होंने अगुवाई की थी, तो जब उनका नाम सुन के याद आके मन बहुत प्रसन्न होता है। तो जो दलितों के पैसे से और दलितों के वोट से MP और MLA बनते हैं, वो इन सब सवालों पर खामोश क्यों हैं? मैं तमाम जो लोग हैं आजकल जो MPs हैं, जिनसे कुछ लोग से हमारे संपर्क हैं, और वो हमसे कभी कभी हमारे यहाँ मिलने भी आते हैं, सम्मान भी करते हैं। लेकिन जब मैं समाज के लिए उनसे बात करता हूँ कि आप बोलते क्यों नहीं, पार्लियामेंट में आवाज़ उठाते क्यों नहीं, तो उस पर
ऐसा लगता है कि जैसे वो डरे हुए हैं। तो उनको उनका घबराहट देख के मन लगता है कि एक समाज के लिए कलंक हो गए। जिनको और थोड़े जो बड़े बड़े लोग हैं, जो हमारे प्रदेश स्तर के अधिकारी रहे हैं, जिनको हम लोग पूरा समाज का शेर कहता था, और जब से वो उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लिए, तब से वो समाज के नाम पे बात करने से कतराते हैं। अगर कोई बात करेंगे तो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी की आलोचना करेंगे, चाहे मायावती हो चाहे और कोई पार्टी हो। अपने काम के बारे में नहीं बताते हैं। काम के बारे में जब बात करो तो समाज के काम के लिए टाल जाते हैं। अच्छा, आवाज़ ही नहीं उठाते। उनसे कहो कि इन सब चीज़ों के लिए वहाँ पार्लियामेंट में आवाज़ उठा दीजिए। उत्पीड़न हो रहा है, लोगों के साथ तमाम घटनाएं घट रही हैं, तो ना तो वहाँ आवाज़ उठाते, प्रदेश स्तर पे इतने लोगों को उत्पीड़न होता है, कभी उनकी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती। आप ही के ज़िले का एक नवयुवक था, आपको उसका नाम याद है? अमरचंद जौहर। अच्छी तरह। अमरचंद जौहर से मेरे क्या रिश्ते रहे होंगे? वो मेरा दोस्त थे या मेरे शिष्य थे? आपके शिष्य थे वो। अभी उनके पास 3 डिग्री कॉलेज हो गए थे, किसी वजह से एक बेचना पड़ा। 2 डिग्री कॉलेज अभी भी हैं, 2 इंटर कॉलेज हैं, और हम समझते हैं कि 100-150 टीचर्स को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। अकेले एक आदमी अगर ऐसा कर सकता है, जी, तो हमारे बीच जो बड़े बड़े लोग, अफसर वगैरह और नेता हैं, वो क्यों नहीं इस तरह के डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज बना देते? मैं तो उनको, क्योंकि जब वो तो आपके साथ जब थे यहाँ तो रहते ही थे हमारे यहाँ। जब ऊपर रहते थे, यही रहते थे, और तमाम लोगों के साथ यही ऊपर वाले कमरे में मैंने देखा था जब रहते थे। तो लेकिन जवन कर दिया तो मैं तो चौंकता हूँ, आज भी सुन के चौंक जाता हूँ कि ऐसे आदमी ने इतना बड़ा काम कर दिया। दूसरे लोगों को कोई काम दिखाई नहीं पड़ता है। और जवर से मेरी मुलाकात जब होती तो मैंने उनसे कहा कि वो आजकल भी लगे हुए हैं, लेकिन अब ज़्यादा उनसे मुलाकात हो नहीं पा रही। क्योंकि आपसे मुलाकात इतने दिनों बाद हो रही है और आपने हमें इतना मदद किया है पर्सनली, हमें तो, हमारे लिए आपका जेब हमेशा खुला रहता था। आपको याद है कि कितनी बार मैं जेल गया हूँगा? नहीं, जेल तो आप गए, लेकिन मुझे कितनी बार गए हो ये याद नहीं है। अच्छा, जेल गए। मेरी पिटाई के बारे में भी सुना होगा आपने? वो सब सुना है। और जब आप जेल में थे तो हम लोग बाहर रह के जो हो सकता तो मदद करते रहे। अच्छा, ये बताइए, जो लखनऊ एमएलए हाउस में, एमएलए आवास में जो हम लोगों ने लॉक लगा दिया था दिन भर के लिए, तो कितने छात्र आए होंगे उस दिन लखनऊ में, पूरे प्रदेश भर से? अब गिनती तो नहीं याद होगा, लेकिन मुझे ये याद है 50-60 हज़ार के लगभग लोगों ने घेर लिया था, ताकि वो लोग दारू सभा, कोई विधायक जा नहीं पाया था। ये मुझे याद है। कोई भी विधायक दारू सभा जा नहीं पाया। उस समय सोशल मीडिया नहीं है ना, तो कई बार मुझसे कुछ लोग पूछते हैं, मेरे इस पर लिखते हैं, चंद्रभान प्रसाद कभी फील्ड में गए हैं क्या? कभी देखा है लोगों की भूख आंदोलन देखा है क्या? तो जब मुझे वो एसएसपी ने लाठी मारा था मेरे सर पर, तो इतना बड़ा गोला निकल आया था, और हम लोग 57 दिन जेल में थे लखनऊ में। तो जितना मदद, मतलब कि उस दारुल सफा के जगह पर पैसे रखने की जगह नहीं मिलती थी, इतना समाज में ये था। उस समय तब तमाम कर्मचारी समाज के लोग मदद करने पूरे लगे हुए थे। लोगों में एक बहुत बड़ी जागृति थी। बोरा बोरा का आटा लोग लाखों रख देते थे, दाल रख देते थे कि बच्चों को खाने की दिक्कत न हो। जेल में, उन्नाव जेल में तो लोग 1 टिन घी लेके आ गए थे, और लखनऊ जेल में इतने ज़्यादा उपहार लेकर आते थे लोग, और आप लोग सब व्यवस्था करते थे। तो उस तरह का आंदोलन अब क्यों नहीं खड़ा हो पाता है? कोई अगुवाई करने वाला नहीं है। कोई भी उस तरह के आंदोलन अगुवाई करने वाला नहीं। जो आंदोलन दलित शिक्षा आंदोलन आपने शुरू किया था, उससे लोगों बहुत चेतना जागी थी उन दिनों, और लोग इतना जागरूक हो गए थे, सब लग गए थे उसमें मदद करने के लिए उनकी, और इससे लोगों में बड़ी जागरूकता आई थी सब में। लेकिन वो अब दिखाई नहीं पड़ता। अब कभी कभी लोग मुझसे इंडिविजुअली आके बच्चे मिल जाते हैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी में, जब उत्पीड़न होता है या कहीं,
तो उनको जब पता चलता है कि हमारे बारे में कि भाई कभी ये मदद करते, तो मेरे घर पर आ जाते, फिर मैं जो हो सकता है अपने संबंधों से, अपने स्तर से उनकी मदद करता हूँ। तो ये जो अपने समाज में जो तबका जिसकी प्रगति हो गई है जी, अभी जो नई पीढ़ी के जो ऑफिसर हैं, कर्मचारी हैं, इनको शायद अंबेडकर के आंदोलन का या अपने समाज की जो तकलीफ़ें थी उसका ज़्यादा एहसास नहीं है। नई पीढ़ी के जो अधिकारी हैं और बड़े बड़े अच्छे पदों पर पहुंच गए हैं, उनमें से कुछ लोग तो हैं समाज के लिए समर्पित हैं और काम करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या कम है। अधिकतर लोगों को समाज के प्रति कोई रुचि नहीं है। मैं तो लोगों से, तमाम अधिकारियों से जाके इस बातों पर चर्चा करता हूँ, भाई समाज के लिए कुछ करिए, जो हो सकता है करिए, ताकि हमारी ड्यूटी है, क्योंकि हम जो अधिकारी बने हैं वो हम रिजर्वेशन से आए हैं। रिजर्वेशन संविधान में किसी व्यक्ति के लिए तो है नहीं, समाज के लिए है। तो समाज तो रह गया अलग, कुछ लोग अधिकारी बन गए, तो उनकी ड्यूटी है कि वो समाज के लिए काम करें, समाज के लिए जितना हो सके करें, क्योंकि समाज को जब नहीं मिला है तो जो हम समाज के लिए देंगे वही समाज के लिए लाभकारी होगा। लेकिन कुछ लोगों में रुचि है जो करते हैं, बाकी लोग तो मिलने से घबराते हैं। मैं बरेली तमाम अधिकारियों से मिला था एक डेढ़ साल पहले। उन्होंने कहा जरा मैं मदद करूँगा, लेकिन बाद में फ़ोन उठाना बंद कर दिया। आज मैं फ़ोन करता हूँ, लोग फ़ोन नहीं उठाते कि कहीं ये सामाजिक काम के लिए न कह दें, कुछ कह न दें। अच्छा सर, आप इतना घूमे उत्तर प्रदेश, हर जिले में 1-2 छात्रावास जी गरीब बच्चों के लिए, दलित तो समाज में से जो छात्रावास में रहने आता है वह उसी परिवार का बच्चा होता है जिसके यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ न मेस चलता है, एक कमरे में 8-10 बच्चे रहते हैं, अपना खाना बनाते हैं, खाते हैं, बहुत गरीब परिवारों से। जी। तो अगर 50 साल पहले हर जिले में 2-1 छात्रावास दलित समाज के लोग अपने साधनों से बना सकते थे, बाद में सरकार से एड लेते थे, आज क्यों नहीं हो पा रहा है? नहीं, करने वाले कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने, जैसे बरेली में छात्रावास बनाया है, अपने संसाधनों से लोगों ने कंट्रीब्यूशन करके। ऐसा एक बदायूं में भी छात्रावास है कई मंजिल का, उसमें बच्चे फ्री रहते हैं। अब किसने बनाया है? अपने ही समाज, हमारे हम लोग बदायूं पोस्टर रहे थे, उसी समय मिलके बनाया। खैर जहाँ आप पोस्ट रहे वहाँ तो कुछ हुआ ही है। पर जिस पैमाने पर 50 साल पहले छात्रावास बने थे, उस पैमाने पर बन रहे हैं क्या? नहीं। वहाँ बदायूं में छात्रावास जो बना था, तो उस समय एक SDM हुआ करते थे बंशीधर जाटव, उनकी अगुवाई में बदायूं छात्रावास कंट्रीब्यूशन उनकी अगुवाई हुआ था। हम उनको अपनी मोटरसाइकिल बिठा के 2-2 रुपये चंदा करते थे उन दिनों 79 में। तब वो छात्रावास के लिए, तो अब वो कई मंजिल छात्रावास हो गया है। बहुत अच्छा। तो सर, आखिरी सवालों में से एक सवाल ये है कि जब अम्बेडकर वादियों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो अम्बेडकर आंदोलन क्यों कम हो गया है? जो अम्बेडकर वादी हैं, अधिकतर मैंने देखा कि वो जो आंदोलन करने वाले हैं, किसी न किसी पार्टी की तरफ जो लगे हैं, वहीं तक रह गए हैं। सामाजिक ज़रूरत है सामाजिक आंदोलन की। सामाजिक आंदोलन आज कॉन्फ्रेंस तक होते हैं, पब्लिक में नहीं हो पाते। लोग बंद हाल में, बड़ी भीड़ होती है और बड़े बड़े भाषण होते हैं और बड़ी बड़ी लोग गर्म बातें करते हैं, लेकिन बाहर आके कुछ दिखाई नहीं पड़ता। कारण इसका मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अभी। आपको शायद याद होगा, आखिरी सवाल मेरा होगा, आप लोगों से चंदा लेके हमने 10 ड्रम खरीदे थे, नगाड़े जी, और अफसरों और दारू सप्पा और वो जो मुख्यमंत्री के आवास के आसपास रात को 1 बजे बाद उसको ड्रम बजाते थे। उसका नाम था नींद भगाओ आंदोलन। जी, याद है, खूब याद है। जब सुबह अखबारों में निकलता था कि दलित छात्रों ने जो है नींद भगाओ आंदोलन शुरू किया है और रात भर जो है अफसरों के कॉलोनियों में नगाड़े बजाते हैं जी, तो कैसा लगता था? अरे उस समय तो इतना जोश था कि
जो बच्चे पढ़ते थे या जो लोग नौकरी में थे, सबके मन में जागरूकता आई थी और सब लोग उस आंदोलन से जुड़ रहे थे। तभी वो आंदोलन, और जो उसकी अगुवाई कर रहे थे उनका समर्पण गजब था, इसलिए जो आप उसकी अगुवाई कर रहे थे तो इसलिए लोगों में पूरा विश्वास था, इसलिए सब लोग सब तरह से मदद कर रहे थे। और आंदोलन एक बड़ी सफलता पाई। जो आपके सामने नीरज जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये भी जेल गए थे। अच्छा अच्छा। ये उन्नाव जेल गए अच्छा, हाँ ये बात मुझे नहीं, मुझे आपका तो पता ही था, बाकी लोग गए थे क्योंकि हमारे यहाँ तमाम लोग रहते ही थे यहाँ, तो सब पता ही था। हाँ जी 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 जी। सब लोग जमीन में सोते थे इकट्ठे होके। तो आंदोलन के दो बड़े प्रोडक्ट थे, एक तो माध्यमिक विद्यालयों में शेड्यूल कास्ट टीचर्स का आरक्षण और दूसरा अमर जौहर जी। एक दुबले पतले बड़ा कमजोर सा लड़का था यहाँ। हम लोग नहीं सोचते थे कि ऐसे ही कर पाएगा ये। हाँ, उनके साथ ही सियाराम दिनकर हैं। इस शाहजहांपुर में बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, हरदोई, ये बेल्ट जो है दलितों का बहुत ही मिशनरी बेल्ट रहा है। इसका कोई ऐतिहासिक वजह है क्या? असल में यहाँ शाहजहांपुर और हरदोई, यहाँ के जब हम छोटे थे तभी से जो ऐसे ऐसे राजनीति एमपी रहे हैं, उस समय कांग्रेस सरकार थी, शाहजहांपुर में एक एमपी रहे, लाखन दास नाम था उनका, वही दिखाई पड़ते थे उन दिनों। ऐसे हरदोई में किन्नर लाल के एमपी थे। तो अब सब उन्हीं के आगे पीछे समाज चलता था उस समय, लेकिन इस समय कोई नेता इस तरह दिखाई नहीं दे रहा है जिसने समाज जोड़ा हो। सब अपने अपने राजनीतिक पार्टी से उतनी गतिविधियों में सिमटे हुए हैं, इसलिए समाज काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। व्यक्तिगत लाभ के लिए हमारे राजनीतिक लग गए हैं। तो ये आपके घर के सामने जो विपासना का बोर्ड लगा है जी, तो विपासना यहाँ होती है? हाँ, मैं करता हूँ, बाकी लोग पूछने आ जाते हैं तो उन्हें समझाता हूँ। कभी कुछ लोग तैयार होते हैं तो उन्हें मैं सेंटरों पर ले जाके विपश्यना सिखा देता हूँ, क्योंकि विपश्यना का 10 दिन का कोर्स होना जरूरी है। तो 10 दिन के कोर्स में जो जिनके समझ में आ जाता है तो वो मेरे साथ जाते हैं, 10 दिन का कोर्स करते हैं। और मैं तो 45 दिन का कोर्स कर रहा हूँ। और जब नहीं जाता हूँ तो सुबह शाम 1 घंटे विपश्यना घर पे करना जरूरी है, वो करता हूँ। तो ये रहे एमएल आर्या साहब जो शाहजहांपुर से आते हैं और बहुत सारी कहानियाँ और किस्से जुड़े हैं। आप मानवर कांशीराम साहब को अपनी गाड़ियों में घुमाते थे और जो भी आपके पास आया आप उनको मदद करते थे, घर पर रोकते थे, खाना खिलाते थे, तमाम आंदोलनों में हिस्सेदारी लेते थे। आप एक तरह से छत्र छाया थे लखनऊ में। और अब लाइफ के इस मोड़ पर रिटायरमेंट के बाद आप विपासना सेंटर चला रहे हैं और आप लोग एक संगठन चला रहे हैं जहाँ पर गरीब बच्चों की वजीफे में पढ़ाई में मदद होती है। आज भी चल रहा है। हम यही उम्मीद करते हैं कि जो भी 1000-2000 लोग देखेंगे हमारी वीडियो को तो आप एमएल आर्या बनने की कोशिश करिए। हाँ, मैं चाह रहा हूँ इस वीडियो को ही देखकर लोग कम से कम जागरूक हो। जो अधिकारी सेवा में हैं उनमें जागृति आए और समाज के लिए कंट्रीब्यूशन करें जिससे समाज का भला हो। तभी उन अधिकारियों के प्रति भी लोगों में एक लगाव होगा, जागृति आएगी, समाज उसका लाभ मिलेगा। अन्यथा अधिकारी अगर कुछ नहीं करेंगे तो समाज के लिए कलंक है। बहुत दुख की बात है, जिन्होंने अम्बेडकर का खाया है वापस नहीं कर रहे हैं। चलिए आर्या साहब, अब जब भी मैं लखनऊ आऊँगा आपसे बातें और भी बहुत सारे मुद्दों पर होंगी। और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं इसको फॉरवर्ड करें, इसको लाइक करें, सपोर्ट करें। और मैं लखनऊ इसके आसपास का मेरा भ्रमण जारी रहेगा। जय भीम, जय भारत। थैंक यू आर्या साहब। थैंक यू।